साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लेखिका नमिता सिंह द्वारा लिखी गई कहानी, जिसका शीर्षक है एहसास। ये कहानी स्त्रियों की हिम्मत और आत्मबल का निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व करती है। ये सुनने के बाद आपको ये लगेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सभी से ही गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे नहीं मालूम कि मेरा ये पत्र पाकर तुम कैसा महसूस करोगे। कोई ज़रूरी भी नहीं था कि मैं तुम्हें ये खत लिखती और बहुत सी बातों की सफाई देती। हम औरतों की यही ट्रेजेडी है कि गलती अगर आदमी करता है तो भुगतना हमें पड़ता है। अपराधी भी हमें ही ठहराया जाता है। ये अपराध बोध हमारे संस्कारों में है। इसलिए सफाई देने की एक आदत है हम औरतों में। समझ लो, इसीलिए खत लिख रही हूं। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि तुम्हें कैसे संबोधित करूं। पुराना रिश्ता तो अब रहा नहीं। फिर औरत होकर मेरा इतना दुस्साहस कि मैंने तुम्हारे परिवार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक संपन्न और हर तरह से लायक रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। अब उम्र का वो नाजुक दौर भी नहीं रहा। 35 साल की हो जाऊंगी अब की जाड़ों में। बालों में छुपे चांदी के तार चुगली खाते हुए चमकने लगते हैं कभी कभी। हिंदुस्तानी समाज और अकेली लड़की का भविष्य, वो भी परंपरागत मध्यम वर्गीय समाज में, माँ, बाबूजी और भव्या की आंखों में कितने ही सवाल तैरते रहते हैं। भय लगता है उन्हें अपने सवालों को शब्दों का जामा पहनाने में। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के इशारे तो अब थक चुके हैं। उन्हें मालूम है कि उन लोगों की निगाहों का और फुसफुसाहटों का कहीं कोई प्रवेश नहीं है मेरे वजूद के सामने। हवाएं चट्टानों से टकरा कर लौट जाती हैं। कितनी अजीब बात है। 7 साल पहले जब यही तुमने किया था तो सब ने चुपचाप तुम्हारे निर्णय को स्वीकार कर लिया था। किसी ने तुमसे प्रताड़ना के 2 शब्द भी नहीं कहे। शायद सबको मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। ऐसा ही होता है ज्यादातर। सब ने इतनी आसानी से तुम्हारे निर्णय को मान लिया था, मानो वही सहज था और स्वाभाविक था। तुम्हारी मां और बहनों ने 2-4 दिन सिर पीटा, रोई गाई, फिर सब ठीक हो गया। दुनिया चलने लगी पहले की तरह। 8 साल पहले तुम गए थे यहां से। तारीफ नहीं करोगे कि पिछले सालों में जो कुछ घटा उसका दिन तारीख सब दर्ज है मेरे मन में। हां, तो तुम विदेश के लिए रवाना हुए और उस समय हमारी शादी तय हो चुकी थी। यह रिश्ता हम दोनों की आपसी मर्जी से हुआ था, जिसमें हमारे परिवार वालों की पूरी रजामंदी थी। हंसी खुशी सगाई की रस्म हुई थी। अगले साल जाड़े की छुट्टियों में वापस आकर शादी करने की तुम्हारी योजना थी। अभी तुम्हारा ही वहां ठौर ठिकाना नहीं था। मैं जो बीवी की हैसियत से तुम्हारे साथ जाती तो अलग बोझ बनती। शादी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, यही तय था। अपने अध्ययन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप मिला था और अगले 2-3 साल अमेरिका में रहना था। सो तुम चले गए। तुम्हारे जाने के 3-4 महीने तक सब ठीक था। तुम्हारी चिट्ठी पत्री आती रही, खोज खबर मिलती रही। तुम्हारे फोन भी आते थे और आश्वासन भी। लेकिन फिर अचानक सन्नाटा छा गया। तुम एकदम मौन हो गए। फिर एक दिन अचानक प्रलयंकारी विस्फोट के साथ तुम्हारा पत्र आया कि तुमने वहीं एक अमेरिकी महिला से ब्याह कर लिया है, जिसके मकान में तुम रहते थे, और अब तुम्हारा वापस आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। विनय, कभी तुमने इस पर सोचा था कि तुम क्या कर रहे हो? चंद लाइनें एक कागज के टुकड़े पर लिखकर तुमने एक पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया। तुम्हारे घर वाले तो थोड़ा रो पीट कर ढर्रे पर आ गए, लेकिन हमारे परिवार के लिए यह एक जबरदस्त आघात था। मेरे लिए तुमने जीते जी मौत की व्यवस्था कर दी थी। सगाई तोड़ी थी तुमने। धोखा दिया तुमने और बदनाम मैं हो रही थी। मैं मुंह छिपाती फिर रही थी। मुझसे ज्यादा शर्मिंदा मेरे घर वाले थे और उन्होंने पूरे समाज से अपने को काट लिया था। हम सब जैसे पूरे समाज के अपराधी थे। मानो मुझ में ही कोई कमी थी कि मैं अस्वीकृत हुई। मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं थी कि वे तिरस्कृत हुए थे। सच कहूं तो कई बार मेरे मन में आत्महत्या का विचार आया। मुझे लगा जैसे मेरे जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं। मुझे अपने आप पर शर्म आती थी। मैं खुद अपनी नजरों में गिरी जा रही थी। सबसे मुंह छिपाती बचती फिर रही थी। लोगों की जुबान पर सवाल आते और इससे पहले कि वे शक्ल अख्तियार करते, मैं कन्नी काट कर निकल भागती। मेरा घूमना फिरना खत्म था। मेरा प्रिय शगल फिल्में देखना बंद था।
अब लोग मेरे घूमने फिरने पर ऐतराज जता रहे थे, मुझे छोड़े जाने का एक बहाना ढूंढ रहे थे। लड़कियों का चरित्र तो सूखे पत्ते जैसा होता है, जरा सा फूंक मार दो उड़ जाए। तभी जैसे मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ाने आई हो, सावित्री से मेरा सामना हुआ था। सावित्री का जिक्र तुम्हें विषयांतर लग रहा होगा, निरर्थक भी। आखिर उस औरत की औकात क्या तुम्हारे सामने? भूल गए तुम सावित्री को, जो हमारे घर के आगे पत्रकारपुरम में सब्जी की दुकान लगाती है? कितनी बार हम वहां से होकर गुजरे थे। शॉपिंग मॉल जाने का रास्ता तो वही था ना। तुम उसकी शक्ल का अक्सर मजाक उड़ाते थे, कहते थे इसके चेहरे के अंग सही अनुपात में नहीं है। याद आया? उसी सावित्री ने मुझे जिंदगी का एक नया और नायाब पाठ पढ़ाया। अपने आदमी के गुजर जाने के बाद उसी ने दुकान संभाली। घर में कुल 2 प्राणी, वो और उसकी जवान लड़की यशोदा। बहुत धूमधाम से उसने अपनी लड़की की शादी की। अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा खासा दान दहेज भी दिया। यशोदा भी देखने भालने में अच्छी सुंदर रही है, घर के कामकाज में निपुण। शादी के 2 बरस हो चुके थे। मियाँ बीवी में कुछ मनमुटाव चल रहा था और यशोदा उन दिनों अपने माँ के पास थी। उसका आदमी एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था, लेकिन शराब में अपनी तनख्वाह उड़ा देता। वहीं तक बात होती तो शायद यशोदा बर्दाश्त कर लेती, अपनी जरूरत के लायक मेहनत मजदूरी कर लेती। लेकिन उसका आदमी बेरहम भी था। पी कर आता और फिर गाली गलौज मार पीट। समझ नहीं आता कि आदमी अपने दिल की सारी भड़ास औरत की देह पर ही क्यों उतारता है। बीवी क्या सिर्फ पिटने और बच्चे पैदा करने के लिए होती है? शादी से पहले और शादी के बाद ये कैसा बदलाव हो जाता है? जैसे धरती पलट जाती हो, आसमान नीचे आ जाता हो। आदमी के मंसूबे शादी के बाद ही क्यों खुलते हैं? बहरहाल उन दिनों यशोदा वहीं मां के पास थी। उसका आदमी यशोदा के पास आया हुआ था। सावित्री दुकान पर आ गई। सोचा कि बेटी दामाद घर में साथ रहेंगे, थोड़ा गिला शिकवा मान मनव्वल, मामला ठीक हो जाएगा। वो सब्जी की नाप तौल और ग्राहकों के साथ व्यस्त थी कि एकाएक हाहाकार करके आते एक पड़ोसी ने उसे खबर दी कि उसके दामाद ने यशोदा के चेहरे पर तेजाब की बोतल उलट दी और खुद भाग गया है। बहुत हृदय विदारक घटना थी ये। पूरे 5 महीने यशोदा अस्पताल में रही, तब उसकी जान बच सकी। लेकिन चेहरा तो विभत्स हो चुका था। आंखें चिपक गई थी और रोशनी खत्म ही हो चुकी थी। नाक मुंह सब एक जैसे सपाट हो चले थे, सिर्फ 2 छेद दिखते थे। मुंह गर्दन की खाल चिपक कर एक हो गई थी। भयानक अनुभव था उसकी ओर नजर डालना। सारा वक्त वो सर पर कपड़ा डाले अपना मुंह ढके रहती। जिंदगी अजाब हो गई थी उसके लिए। लेकिन उसकी हिम्मत सचमुच दाद देने के काबिल थी। दोनों मां बेटियां हर एक के पास जाकर मदद की गुहार करती थी। हर एक को उस दुष्ट के काले कारनामे बताती थी। वे कमर कसे हुए थी कि चाहे जो हो उस आदमी को सजा दिलाकर रहेंगी। सावित्री की सारी जमा पूंजी पहले तो यशोदा के इलाज में खर्च हो गई और अब उसे न्याय पाने के लिए भटकना पड़ रहा था। हमारे यहां न्याय मिलना कितना कठिन और कितना खर्चीला है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस पर एक ऐसा छोटा आदमी जिसकी कोई हैसियत ना हो, कोई ऊंची पहुंच ना हो। इसके बावजूद दोनों मां बेटी कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार थीं। पुलिस कचहरी, महिला आयोग, कागजों के पुलिंदे लिए भटकती रहती। कई बार वे मेरे पास भी आई दरख्वास्त लिखवाने, उनके जवाब पढ़वाने। मुझे उनकी मदद करते हुए खुशी होती। मुझे ताज्जुब हुआ कि धीरे धीरे यशोदा के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है। लोग उसके साथ हुए इस अत्याचार और अन्याय के लिए गुस्सा करने लगे हैं, उसकी लड़ाई में साथ देने के लिए कह रहे हैं और हर संभव मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी दौड़ भाग और मेहनत का नतीजा निकला कि दिल्ली में महिलाओं के एक संगठन ने उसका केस अपने हाथ में लेकर यशोदा के पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। पुलिस को हाथ पैर हिलाने पड़े और एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब वो सलाखों के पीछे था। यशोदा और सावित्री अब अपनी लड़ाई में अकेले नहीं रह गए थे, बहुत सारे लोग थे उनके साथ। सावित्री हमेशा यही कहती थी कि अगर उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उससे दूसरे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। चुप रहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। वह रही सावित्री। ये बात मुझे उस अनपढ़ औरत ने व्यवहार में सिखाई थी। कैसी विलक्षण गुरु निकली वो। मुझे लगा कि जब तक हम अपनी समस्याएं छिपाते रहते हैं और उन्हें रहस्य बनाए रहते हैं, तब तक दूसरे देखने वाले हर तरह का मनचाहा अनुमान लगाते हैं। ये उनका जैसे अधिकार हो जाता है।
जब हम खुद ही अपना मुंह छिपा रहे हों, खुद अपने आप पर शर्मिंदा हों, तो दूसरे भी हमें अपराधी ही समझते हैं। ये बात मैंने शिद्दत से महसूस की और एक निर्णय लिया। निर्णय क्या, संकल्प ही था। मुझे अपनी खोल से निकलना जरूरी था। अपने चारों ओर जो कंटीली झाड़ियां मैंने उगा रखी थी, उन्हें साफ करके रास्ता बनाना जरूरी था। मैं अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई। लोगों के बीच उठने बैठने और मेल जोल का कोई भी मौका अब मैं नहीं छोड़ती। हर मेले ठेले में दिखाई देती मैं। कोई शादी ब्याह, जन्मदिन, मुंडन हर अवसर पर मौजूद रहती। हाँ, अगर कोई तुम्हारी मेरी सगाई और विवाह के बारे में पूछता तो मैं साफ बता देती थी। आखिर इस पूरी घटना के लिए मैं तो कहीं जिम्मेदार नहीं थी, इसलिए मैं क्यों छिपाती? विस्तार से बताती मैं और हंस देती। सचमुच इससे मैं तनाव रहित तो हुई, इसके साथ ही मेरी हीन भावना भी दूर होने लगी। फुसफुसाहटें नहीं थी अब, और ज्यादातर लोगों की हमदर्दी मेरे साथ थी, और सभी के मन में लालची प्रवृत्ति और ऐसी घटिया अवसरवादिता के खिलाफ आक्रोश था। कभी सोचती हूं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। सुमित्रा और यशोदा के साथ मिलकर महिला कल्याण केंद्र जो शुरू किया था, आज 4-5 साल में वो अच्छा खासा रूप ले चुका है। उस वक्त यशोदा के लिए काम की समस्या थी, ताकि उसे कुछ आमदनी हो सके। मेरे सामने अपना वक्त गुजारने और व्यस्त रहने के लिए साधन जुटाना था। आज हमारे इस केंद्र में कई बेसहारा औरतें हैं, जिन्हें काम के साथ रोजी रोटी का आधार मिला है। यशोदा को मदद दिलाने के लिए चिट्ठी पत्री हुई, दौड़ भाग की तो रास्ते भी दिखने लगे। रास्ते जो चट्टानों से रुके हुए नजर आते थे, अब वहां हरियाली दिखने लगी। राह चलते हुए पगडंडी चौड़ी होने लगी। तुम्हारे साथ शादी हो जाती तो क्या बड़ी बात होती। तुम अपने काम में व्यस्त रहते और मैं तुम्हारी घर गृहस्थी संभाल रही होती। श्रीमती विनय कुमार के रूप में ही मेरी सारी काबिलियत और क्षमता सिमट कर रह जाती। मेरी अपनी पहचान सिर्फ श्रीमती विनय कुमार बनकर रह जाती। शायद मुझे यह भूल जाना होता कि मेरा अपना भी एक नाम है, अपना भी एक अस्तित्व है, अपनी एक स्वतंत्र पहचान है। आज जब लोग कहते हैं कि हेमलता का महिला कल्याण संस्थान, तो मैं गर्व से भर जाती हूं। मेरा आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। मेरी पहचान सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं, अब मैं दूसरों को भी पहचान देने लगी हूं। अपनी मां, बाबूजी और भव्या को। वे भी हेमलता महिला कल्याण संस्थान से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। इसलिए जब मैं ये कहती हूं कि अनजाने में तुमने मुझे रास्ता दिया, तुम्हारे कारण मैं इस ऊंचाई पर पहुंची हूं, तो सच जानो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं व्यंग भी नहीं कर रही। यह मेरे दिल की सच्ची भावना है। पूरी ईमानदारी से मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूं। आखिर कई साल हमारा साथ रहा, कई सपने हमने मिलकर देखे थे। बहुत अच्छा सुहाना साथ था हमारा। तुम्हारा जीवन देखती हूं तो अफसोस होता है। क्या विडंबना है। इसे ही शायद प्रकृति का न्याय कहते हैं। अजीब मजाक हुआ है तुम्हारे साथ। शादी के कुछ सालों बाद ही तुम्हारा अपनी पत्नी से अलगाव हो गया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम वापस हिंदुस्तान आ गए। दरअसल ये तो होना ही था। बिना भावनाओं की गहराई के स्वार्थों पर टिके संबंधों की नींव तो ऐसी ही खोखली होनी थी, जो मामूली हवा से भर भरा कर गिर पड़ी। अजनबी रिश्ते कब तक एक दूसरे को बांध सकते हैं। यहां आकर जैसे फिर तुम्हारी पुरानी भावनाएं जाग उठी। तुमने सोचा होगा कि मैं शायद अभी भी तुम्हारे इंतजार में बैठी हूं, मेरे प्रति दया और उदारता का भाव दिखाते हुए फिर मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव किया। तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी चाहिए। चेहरे पर बिना किसी शिकन के तुमने मेरे घर में कैसे प्रस्ताव भेज दिया। मैं ताज्जुब में हूं। शायद ऐसी ढिठाई को पुरुष अपनी मर्दानगी समझता है। मेरे घर वालों के मन में आशा जगी। वे एक बार फिर अंदर ही अंदर इस रिश्ते की कामना करने लगे। तुम्हारी मां और बहनें फिर हमारे घर आने जाने लगी। टूटे संबंध फिर बने, फिर से पुराने रिश्ते फले फूले। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये विवाह, तुमने आखिर मुझे समझा क्या? इतने दिनों का हमारा साथ तुम मुझे क्या इतना ही समझ पाए? हां, हो सकता है तब ये आत्मविश्वास न रहा हो मुझ में, लेकिन मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं, और न ही तुम इतने महान हो कि जब चाहे इनकार कर दो और जब चाहे जिंदगी का ये अहम रिश्ता स्वीकार कर गर्व से फूलो कि तुमने किसी दुखियारी का उद्धार किया है। श्रीमान विनय कुमार, एक दिन तुमने हमारे पुराने रिश्ते से ही इनकार नहीं किया, हमारे बीच के प्रेम को भी नकार दिया था। दिल के भीतर के सबसे कोमल एहसास को निकाल फेंका था, बीच रास्ते में छोड़ा था मुझे। मैं पढ़ी लिखी लेकिन नितांत घरेलू लड़की तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। तुम्हारे इनकार ने मुझे अपने को पहचानने का अवसर दिया।
अपने आत्मविश्वास को सीधा खड़ा होना सिखाया। मेरे पैरों के नीचे एक मजबूत जमीन का अब मुझे एहसास है। ये मजबूत जमीन जिस पर मैं खड़ी हूं, ये यहीं खत्म नहीं होगी। एक लंबा रास्ता तय करना है, एक मजबूत राह निर्मित करनी है, अपने लिए, यशोदा के लिए और उन जैसे अनेकों के लिए। मजबूती का यही एहसास अब मेरी जिंदगी है। इसलिए श्री विनय कुमार जी, आप मेरे गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं। इसलिए इनकार अब की बार मेरी ओर से है। मुझे यह रिश्ता कबूल नहीं। साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखिका नमिता सिंह द्वारा लिखी एक कहानी एहसास। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा, ताकि वे भी इसे सुन सकें और इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।